हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नुपुर गोयल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने लिटरेरी टर्म्स के फोर्थ पार्ट को लेके। लास्ट वीडियो से मैं आपको लिटरेरी टर्म्स कवर कर रही हूँ, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज मैं फिर से आपके सामने लिटरेरी टर्म्स के कुछ टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो गाइज, आज का हमारा पहला टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स का नॉवल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते ही हैं। द वर्ड नॉवल कम्स फ्रॉम द इटालियन एंड लैटिन नोवेला मीनिंग अ न्यू स्टोरी। जो आपके इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो नॉवल है वो इटालियन एंड लैटिन वर्ड्स में उसका क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आ न्यू स्टोरी। द स्पेनिश टर्म फॉर नॉवल इज़ नोवेला। और एक ये भी क्वेश्चन बनकर आता है कि स्पेनिश टर्म में नॉवल की क्या स्पेलिंग है, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग पे भी फोकस करना है कि स्पेलिंग स्पेनिश में क्या है और इटालियन और लैटिन में नॉवल को कैसे लिखा जाता है। द फ्रेंच टर्म इज़ नोव्यूल। और फ्रेंच टर्म में ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है कि फ्रेंच टर्म में नॉवल की स्पेलिंग क्या होती है। सो इट इज़ अ प्रोज नैरेटिव मीन्ड फॉर रीडिंग नॉट फॉर इनेक्टिंग। आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉवल जो है आपका एक प्रोज का पार्ट है, नॉट अ पोइट्री। तो प्रोज नैरेटिव मीन्ड फॉर रीडिंग नॉट फॉर इनेक्टिंग, इसका मतलब क्या है, रीडिंग के लिए है, नॉट फॉर इनेक्टिंग। इट इज़ अ पॉकेट थिएटर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले एक्सेप्ट द विजुअल। मतलब कि एक पॉकेट थिएटर का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे एक्सेप्ट द विजुअल। In contemporary practice, a novel will be between 16 to 70,000 words and 200,000 words, including the Pickwick Papers. A novel is a lengthy. मैंने बताया पिकविक पेपर ये आपका नॉवल का एग्जाम्पल है। A novel is a lengthy fictional narrative written in prose. प्रोज का पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि नॉवल जो है वो किसका पार्ट है, प्रोज का, नॉट अ पोइट्री। एपिक आपका पोइट्री का पार्ट है बट नॉवल आपका प्रोज का पार्ट है। Typically focusing on the development of characters and engaging plot structure and a coherent theme. जेम्स जॉयसिस की यूलिसिस, सर ऑथर कॉनन डॉयलिस की शेरलॉक होल्मस सीरीज़। ये आपका ये जो शेरलॉक होल्मस सीरीज़ है ये आपकी इसमें भी आती है। जो आपका नॉवल के टाइप्स होते हैं हॉरर नॉवेल्स, उसमें भी आपका ये एग्जाम्पल आता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नॉवल के टाइप्स बताऊंगी। पहला आपका नॉवल है मिस्ट्री नॉवल। मिस्ट्री नॉवेल्स रिवॉल्व अराउंड अ क्राइम दैट मस्ट बी सॉल्व, ऑफन अ मर्डर बट नॉट ऑलवेज। मिस्ट्री नॉवेल्स किसके अराउंड घूमते हैं, ज़्यादातर क्राइम के, बट आपका जो क्राइम है वो मस्ट बी सॉल्व। वो जो आपकी इसमें जो भी क्राइम है, जो भी आपकी स्टोरी घूम रही है वो सॉल्व होती ही है। ऑफन अ मर्डर बट नॉट ऑलवेज, मतलब ज़्यादा मर्डर की स्टोरीज होती हैं बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं मिस्ट्री नॉवल। नेक्स्ट आपका आता है साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एंड हैरी पॉटर। आपके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, साइंस फिक्शन या फैंटेसी का आ सकता है। तो आप क्रॉनिकल ऑफ नार्निया जिसपे की पे मूवी भी बनी हुई है, एंड हैरी पॉटर, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं फिक्शन एंड फैंटेसी के। नेक्स्ट आपका आता है हॉरर थ्रिलर नॉवेल्स। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट these novels are often designed to induce a sense of fear, suspense और साइकोलॉजिकल हॉरर इन द रीडर। मतलब कि आपको नाम से ही पता लग रहा है हॉरर थ्रिल, तो जिसमें आपका सेंस ऑफ फियर का, सस्पेंस का हो, हॉरर हो, तो वो आपका इसमें आ जाते हैं नॉवेल्स में। रोमांस में आपका लव थीम, हैप्पी एंडिंग। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर किया टू स्टेट्स, जो आपकी मूवी है चेतन भगत की मूवी आई थी, ने लिखा हुआ टू स्टेट्स। तो ये आपकी नॉवल बेस्ड है, आपका कौन सा, रोमांटिक। हिस्टोरिकल फिक्शन, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और रियलिस्टिक फिक्शन में आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं, एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस एंड टी.एस. एलियट। ये दोनों पोइट्स ने रियलिस्टिक फिक्शन के ऊपर बहुत सारे अपने नॉवेल्स को लिखा है। तो ये जो मैंने आपके टाइप्स नॉवेल्स के बताए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी आपका नॉवल लेके पूछ सकते हैं कि ये मिस्ट्री नॉवल का एग्जाम्पल है या हॉरर का है या रोमांस का है। तो इस तरह की आपकी चीज़ें आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं जो कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखनी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपका ओड। An ode is a short lyric poem that prays in the idea or an event. In ancient Greece,
It was sung by a number of people in public on some important occasion. It expressed the feeling of a whole nation or tribe. तो ओड बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट लिरिक पोएम है और एंशियंट ग्रीस में क्या होता था, इट वॉज संग बाय अ नंबर ऑफ पीपल इन पब्लिक ऑन सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन, यानी कि बहुत सारे लोगों द्वारा ग्रुप में गाया जाने वाला गाना जो कि इम्पॉर्टेंट ओकेजन पर ही गाया जाता था. इट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अ होल नेशन और ट्राइब, मतलब पूरी फीलिंग को एक्सप्रेस करता था होल नेशन या फिर ट्राइब. द ओड फॉर्म ऑफन कंटेन द 3 एलिमेंट्स. ओड के 3 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है. फर्स्ट है द स्ट्रोफी, द एंटीस्ट्रोफी एंड द एपोड. द स्ट्रोफी वॉज चांटेड बाय कोरस, यानी कि जो स्ट्रोफी होती है वो कब चांटेड, मतलब सिंग करना, गाना बाय द कोरस यानी ग्रुप. एज इट मूव्ड अक्रॉस द स्टेज, यानी कि स्टेज पे मूव करते हुए कोरस में गाना आपका होता है स्ट्रोफी. नेक्स्ट आपका आता है एंटीस्ट्रोफी. अकर्ड एज द कोरस मूव्ड बैक अक्रॉस द स्टेज टू इट्स ओरिजिनल साइट आफ्टर रिसाइटिंग द स्ट्रोफी, यानी कि स्ट्रोफी को गाने के बाद आपका एंटीस्ट्रोफी गाया जाता है कि एंड मूव्ड बैक अक्रॉस द स्टेज. और इसमें आपको मूव्ड बैक पीछे होना होता है ग्रुप में, कोरस मतलब ग्रुप में ही है लेकिन आपको मूव बैक अक्रॉस द स्टेज. नेक्स्ट स्टिल ड्यूरिंग द एपोड, और कब तक आपको ये करना है, जब तक कि आपका एपोड स्टार्ट होता है पार्ट. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड, पिंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर. तो पिंडार ओड्स वर कोरल पोएम्स अबाउट ह्योरिक इंटेंडेड फॉर म्यूजिकल accompaniment and performed at public events. तो पिंडार ओड्स क्या होते हैं, जो कि आपके म्यूजिकली होते हैं, ठीक है, ह्योरिक इंटेंडेड होते हैं, पब्लिक इवेंट्स पर ये गाए जाते हैं. पिंडारिक ओड्स फॉलो अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड कंक्लूडिंग एपोड. तो आपका क्या होता है, पिंडारिक ओड्स में आपके जो तीनों पार्ट्स होता है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड, ये आपके तीनों पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पिंडारिक ओड्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो एपोड में क्या होता है, आपको एक जगह स्टिल खड़े होकर गाना होता है, वो एपोड होता है. लास्ट में आपको स्टैंड स्टिल, मतलब सीधे खड़े होकर गाना होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे मैंने ओड का टाइप लिया है, Horatian form. Horatian form is more intimate, contemplative, and is tone and subjective matter. These are also called homotrophic odes, as a consistent meter, line length, and rhyme scheme is used throughout the entire poem. तो हॉरेशियन में क्या होता है, आपका इंटीमेटेड होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होता है, होमोट्रॉफिक भी बोलते हैं, लाइन लेंथ है, राइमिंग स्कीम है, और पूरे पोएम में आपको एक राइमिंग स्कीम दिखाई देगी. दे आर जनरली रिटन इन कपलेट्स. कपलेट मतलब 2 लाइन स्टैंजा, और क्वार्टरिन यानी कि 4 लाइन स्टैंजा. एग्जाम्पल आपका आ गया पर्सी यानी पीवी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड, थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, मिल्टन का ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड ओड टू ड्यूटी. ये आपके मैंने कुछ ही ओड्स के नाम लिए, लेकिन आपके बहुत सारे ओड्स हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आपका टॉपिक आता है पोइट्री. तो पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस लैंग्वेज टू इवोक. इवोक का मतलब क्या होता है, टू कॉल्ड आउट, मतलब किसी को बुलाना, पुकारना. ठीक है. तो पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस लैंग्वेज टू इवोक इमोशन एंड इमेजिनेशन एंड टू कन्वे अ स्टोरी, thought or scene. It is often written in verse and can use figurative language. तो poetry आपका क्या होगा, is a type of literature. ठीक है. एंड लैंग्वेज आपकी क्या होती है, इमोशन एंड इमेजिनेशंस होते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है. पोइट्री इज ऑफ 2 काइंड, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. दो काइंड्स होते हैं आपके, 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. लिरिक्स, एलेजीज, sonnets and odes are in the category of subjective poetry. तो subjective poetry में आपका आता है लिरिक्स, एलेजीज, सॉनेट्स एंड ओड्स. और एपिक, बैलेट्स, ड्रामेटिक और नैरेटिव पोइट्री आपके किसके पार्ट आते हैं, वो आपकी कैटेगरी होती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री. नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सिटी विट्स. प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट, यानी कि 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी के पोइट्स, जॉन लिली, जॉर्ज पिली, रॉबर्ट ग्रीन. ये इसको याद करना होता है कि लिली, पिली, ग्रीन, मतलब ये तीनों पोइट्स ऑफ थॉमस केट, थॉमस नैश, लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो.
These are poets are known as university weights, as they were from Oxford or Cambridge University, who become popular secular writers. Secular आपका क्या होता है कि not belong to any religion, जो religion से belong नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं secular writers, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी वेट क्या है, अ ग्रुप ऑफ पॉइट्स हु आर स्टडी इन द कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो लेट 16th सेंचुरी यानी प्री शेक्सपियरियन थे। उस टाइम पर जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो उनका ग्रुप था, उनको उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स कहा, ठीक है। और दे पॉपुलर एज अ सेक्युलर राइटर्स, ठीक है। तो ग्रीन ये आपके नाम में आता है कि यूनिवर्सिटी विट कौन है, तो आप बोल सकते हो जॉन लिली, पिली, ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस नैश, ये सब आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक मैं आगे देखती हूँ, अभी और भी कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स हैं वो मैं आपको कवर करूँगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय यूट्यूब चैनल इज़ English Mashup. So thank you friends for watching my video. Bye bye.